हेलो। आज जो है मैं 3-4 दिन बहुत व्यस्त रहा, 26 जनवरी और वगैरह वगैरह सरकारी कामों को लेकर के, और हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होने हैं, इसलिए हमारे पास समय नहीं मिल पाता है। मैं आज पुनः इतनी वक्त समय निकाल करके और एक जो है अर्थव्यवस्था पर एक जो है क्रमबद्ध जो मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, जो आईएएस के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए आवश्यक है। मैं इस बिंदु पर पहुंचा था कि जो है अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इस पर मैं चर्चा कर लिया हूँ। तृतीय क्षेत्र, इस पर मैं आप लोगों के समक्ष अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाल चुका हूँ। और ये दिमाग में रखने की चीज है, अभी देश में जो आंदोलन हो रहे हैं कृषि को लेकर के, तो इसी क्षेत्र को लेकर के आंदोलन चल रहा है। किस क्षेत्र को लेकर के? ये सवाल आईएएस में पूछा जा सकता है कि देश में जो अभी आंदोलन चल रहे हैं, यहाँ से लेकर के पार्लियामेंट तक जो आवाज उठ रही है और लाल किले तक जो आवाज उठ रही है, वह कौन से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है? सीधे सवाल नहीं पूछेगा, सीधे ये पूछेगा कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत जो है देश में विद्रोह हो रहा है। तो वह आप ये जानिए, समाज के लोग भी जाने, और जो आईएएस की तैयारी करने में जुटे हैं वो भी जान लें, और जो नए हमारे इंटरमीडिएट में अर्थशास्त्र वगैरह लेके पढ़ रहे हैं वो भी जाने, और व्यक्ति भी जाने। यही प्राथमिक क्षेत्रक है। इसी प्राथमिक क्षेत्रक को लेकर के है अर्थव्यवस्था जो हमारी गिर गई है, और जिसको लेकर के हमारी मांगें जो शुरू हो गई हैं, यही प्राथमिक क्षेत्रक है। तो आइए हम आपको प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक के विषय पर मैं प्रकाश डाल चुका हूं। आज हम आपको एक बहुत बड़ी चीज बताएंगे कि इस प्राथमिक क्षेत्रक के अतिरिक्त जो है मैं इस चैनल के माध्यम से, किस चैनल के माध्यम से? संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल बाई रघुवर प्रसाद। मैं अभी वर्तमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी हूं, और प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद बहुत बोझिल होता है, और इस बोझिल पद के अतिरिक्त भी मैं अपने एनर्जी का कुछ भाग हम समाज के लोगों को देना चाह रहे हैं। इसीलिए आप लोग इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के अतिरिक्त अब कौन सा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो एक अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक भी हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक भी हैं। अन्य क्षेत्रक अभी अन्य क्षेत्रक कौन कौन है? तो चतुर्थ क्षेत्र के कथा आता है। चतुर्थ क्षेत्र, इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आपने पढ़ लिया। अब चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है? चतुर्थ क्षेत्रक में अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक में अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्रक में, इस क्षेत्रक मतलब क्या हुआ? इस क्षेत्र का मतलब हुआ चतुर्थ क्षेत्र। इस क्षेत्र का मतलब चतुर्थ क्षेत्रक। इस क्षेत्रक में बौद्धिक गतिविधियों, बौद्धिक यानी बुद्धि के आधार पर बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। जैसे सरकार है, उदाहरण में जैसे सरकार है, सरकार में बुद्धिमान लोग जाते हैं। सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान माने होता है खोज, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी,
आज इस क्षेत्रक में आते हैं, इस क्षेत्रक में आते हैं। तो अब आइए कैसे अर्थव्यवस्था में ये लोग कहेंगे कि बुद्धि का करें। बुद्धि का जरूर योगदान होता है। बौद्धिक रूप में बौद्धिक गतिविधियों में शामिल है, जैसे सरकार। तो सरकार में कौन लोग जाते हैं? जो बुद्धिमान लोग होते हैं वही जाते हैं। अब सरकार में पहुंचकर भले गलत काम करना शुरू कर दे, सरकार एक यंत्र है, एक मशीनरी है, वो एक अस्थायी जो है एक संस्था है एक तरह से समझिए, और वह आज रहेगी कल हट जाएगी, इसलिए सरकार अस्थायी होती है। राजनीति विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं, अगर पूछ दिया जाए राज और सरकार में क्या अंतर है, तो यही बात आप जरूर लिखिएगा कि सरकार राज में यही अंतर है कि राज अस्थायी होता है, सरकार अस्थायी होती है। सरकार कभी भी जा सकती है। अगर इतना नहीं लिखिएगा तब राजनीति शास्त्र के सही विद्यार्थी नहीं है। तो सरकार अस्थायी होती है। संस्कृति मानव के अंदर जो भावनाएं होती है और उसी भावनाओं को व्यवहार में उतार देना ही संस्कृति है। पुस्तकालय, जहां पुस्तकों को रखा जाता है उसी स्थान को पुस्तकालय कहते हैं। अनुसंधान, किसी भी नई नई चीजों की खोज करके जनता के हित के लिए बनाया जाता है, उसे अनुसंधान कहते हैं। शिक्षा, मानव के अंदर जितनी बुराइयां हैं उस बुराइयों को बाहर निकाल के जो फेंक देता है और अच्छाइयों को भर देता है, उसे शिक्षा कहते हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी, हर व्यक्ति की बात को, व्यक्ति की आजादी को जो है प्राप्त करके और जनता के बीच में प्रचार और प्रसार करना सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है। जैसे एक विद्वान है, उसने कहा था कि जो है वर्चुअल नॉलेज इग्नोरेंस इज वायर, सद्गुण ही ज्ञान है, अज्ञान ही अवगुण है। तो इस चीज को सूचना के द्वारा प्रचार प्रसार करना चाहिए उदाहरण के रूप में। इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए यह भी क्षेत्र काम करता है। सरकार ना हो, संस्कृति ना हो, पुस्तकालय ना हो, अनुसंधान ना हो, शिक्षा ना हो, सूचना प्रौद्योगिकी ना हो, तो अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं रहेगा, अर्थव्यवस्था का जन्म ही नहीं होगा। अब आइए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक में पंचम क्षेत्रक क्या होता है, इस पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन हम बड़ी समय निकाल के आपको समय देते हैं। मैं एक प्रखंड विकास पदाधिकारी, बार बार कहता हूं कि बोझिल पद है, इस पद को पर रहते हुए लोग दूसरा चीज पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं अपने जो है एनर्जी का, जो है इस तेजस्व का आपको 1% देना चाहता हूं, तो आप लेने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसे लाइक करिएगा। अब आइए जो है मैं इस अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक में चौथा क्षेत्रक बता दिया। अब एक पंचम क्षेत्रक क्या भाई? पंचम क्षेत्रक ई क्या है अर्थव्यवस्था का? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ हो गया। पंचम क्या है? तब पंचम में समाज अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय, समाज या अर्थव्यवस्था में, समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय, समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों, सरकार, संस्थानों में सरकार हो, विश्वविद्यालय हो, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संस्थान आदि को शामिल किया गया है। आदि को शामिल किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, अर्थव्यवस्था यहां तक भी काम करती है। देखिए, निर्णय लेने वाले संस्थान कौन होते हैं? सरकार में निर्णय लिया जाता है। सरकार आज नियम बना दे तो उसको लागू किया जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अगर सरकार गलत निर्णय लेती है तो जनता से सरकार चुन के आती है। आप जाइएगा राजनीति विज्ञान में तो जॉन लॉक नामक एक विद्वान है,
वह कहा है जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा का जो सरकार नहीं करती है उस सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार नहीं है। इसलिए सरकार भी एक पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगर गलत निर्णय लेती है अर्थव्यवस्था प्रभावित होगा। किसी भी सरकार में देख लीजिए जो गलत निर्णय लेती है उसका अर्थव्यवस्था उसका जीडीपी जीरो में चला जाता है। जो सरकार अच्छा निर्णय लेती है उसका जीडीपी ग्रोथ करता है। तो जो जीडीपी जिस सरकार में अगर डाउन हो गया वो सरकार निकम्मी है। विश्वविद्यालय जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने से बच्चे देश के काबिल बनते हैं, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, वह विश्वविद्यालय बहुत काबिल है। जिस विद्यालय से बच्चे देश के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं उस विश्वविद्यालय का मतलब कुछ नहीं है, जीरो है। और ये लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मीडिया, जिस देश की मीडिया बिकाऊ हो जाती है उस देश का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अर्थव्यवस्था अन्य क्षेत्र में मीडिया आती है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं। डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं। ये 4 हो गए। डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। थोड़ा खांसी हो गया है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है एनर्जी दे रहा हूं। तो लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं। एक होती है व्यवस्थापिका, कानून बनाती है। कार्यपालिका लागू करती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बनाए हुए कानूनों की लागू किए कानूनों में कई खामियां हैं। न्यायपालिका में चैलेंज किया जाता है। इनके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों की जो है मीडिया प्रचार करती है। अगर मीडिया इनके कार्यों का सही प्रचार नहीं करती है वो मीडिया नहीं, दलाल है। वो मीडिया नहीं, स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के अपने निगेटिव बातों को रखती है। इसीलिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और उसके बाद विज्ञान आता है। विज्ञान भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत होता है। विज्ञान एनर्जी की वह शाखाएं हैं, शक्ति की वह शाखाएं हैं जो एनर्जी को क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करके जनता के हिताय के लिए, जनहिताय के लिए काम करते हैं। जनहिताय के लिए कार्य करते हैं। जनहिताय के लिए कार्य करते हैं। तो ये हो गए विज्ञान और लाभकारी संस्थाएं आदि, जैसे एनजीओ हो गया, ट्रस्ट हो गया और कोई संगठन हो गया। ये जो लोग संगठन बना करके और जनता के हित के लिए काम करते हैं ये भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आइए, अब हम चलते हैं कि यह परीक्षा अगर आईएएस की परीक्षा में पूछ दे कि विश्वविद्यालय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो आप पढ़े रहिएगा तो लिख दीजिएगा पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नहीं पढ़े रहिएगा तो लिखिएगा प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में आप भरम जाइएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो साहब का वीडियो जरूर पसंद करिए और पढ़िए और इस पर अनुसंधान करिए, हमसे आगे निकल जाइए और आप भी बच्चों को जनता के बीच में आईएएस लेवल के सवाल को रखिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए तो आप मीडिया से आगे होंगे। अगर अच्छी बात अपनी समाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप ही मीडिया हो गए। मीडिया एक चैनल है, मीडिया को कोड करके दिया जाता है कि फलाने मीडिया से बोल रहे हैं। वह भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार, प्रेस की आजादी के अंतर्गत उसको मिला हुआ है। अगर वह आजादी ढंग से प्रेषित नहीं करती है तो मीडिया नहीं, निकम्मी है। और उनका चैनल जो है सबसे बड़ा दलाल है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में आगे नहीं भूमिका निभाता है। अब आइए हम आपके लिए आगे चलते हैं कि आईएएस में अगर कभी सवाल पूछे कि आप बताएं
विज्ञान अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जरूर मारिएगा, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बताइए सरकार अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो पंचम क्षेत्र। विश्वविद्यालय, मीडिया, संस्थान, गैर लाभकारी संस्थान, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए इसके परीक्षा में अगर 10 लाइन का इबारती पूछता है, 1 लाइन का सवाल पूछता है, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं उन नए विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप इस अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था को ढंग से पढ़ें और आगे बढ़ें। अब आइए हम आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था में कहां पढ़ना है। अब हम चलते हैं, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था एक होती है। एक अर्थव्यवस्था तो आपने जनरली पढ़ लिया, एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होती है। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था ये क्या होती है भाई? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था ये क्या होती है, इसको भी जानना जरूरी है। ये भी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र की वह शाखा है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं तथा समाज कल्याण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनो कहने का मतलब अर्थशास्त्र जो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था है जो आर्थिक क्रिया, जैसे मैंने आपको बताया पूरे समाज में 2 तरह की क्रिया होती है, एक आर्थिक क्रिया, एक अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया जिसमें केवल मनी, मुद्रा का जन्म होता है वह क्रिया करने से, और आर्थिक क्रिया तथा समाज के कल्याण किन किन कैसे बिंदुवार जो है उनका कल्याण होगा समाज का, उन क्रियाओं के बीच में आपसी संबंध क्या होते हैं उसी का अध्ययन करता है, वही कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्री, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्री, ई हो गया माइक्रो, सूक्ष्म अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्री तकनीकों का प्रयोग करके, तकनीकों का प्रयोग करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, जितनी जो अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर मानव कल्याण का आकलन किया जाता है। मानव कल्याण का आकलन किया जाता है। मानव कल्याण का आकलन किया जाता है। तो आप समझ लीजिए, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक जो क्रियाएं मानव के द्वारा होती है उसके और समाज कल्याण की जो क्रियाएं होती हैं, दोनों में आपस में परस्पर संबंध क्या होते हैं उसी को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, अध्ययन किया जाता है। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्री जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट्स हैं,
तकनीकों का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जितना अर्थव्यवस्था चल रही है किसी देश में, उस अर्थव्यवस्था से खींच के निकालते हैं कि इस अर्थव्यवस्था से मानव का कल्याण कितना किया जा रहा है। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था का नाम कल्याणकारी अर्थव्यवस्था हुआ। अगर कल्याणकारी अर्थव्यवस्था नहीं हुआ, अगर कल्याण जनता का नहीं होता है, तो यह समझिए उस देश की सबसे बड़ी दुर्गत होती है, उस देश के सबसे बड़े लीडरों की दुर्गत होती है, उनकी आलोचनाएं होती हैं, उनके आंदोलन होते हैं। इसीलिए अरस्तु ने कहा था कि अगर अर्थव्यवस्था से अगर डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, जिस देश की अर्थव्यवस्था से अगर डिस्ट्रीब्यूशन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर समाज कल्याण को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया जाता है, तो उस देश में आंदोलन हो जाते हैं। यह मेरा कथन नहीं है, बहुत बड़े फिलासफर एरिस्टोटल का कथन है। उसका कहना है क्रांति के मुख्य कारण यही है कि जो अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन के जो साधन है उस पर कुछ लोगों का स्वामित्व हो जाता है और बकिया लोग उसे वंचित हो जाते हैं। बकिए किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी समुदाय के हों, किसी भी सेक्टर के हों, लेकिन जिन चुनिंदे लोगों का संसाधन के साधनों पर अगर कब्जा हो जाता है तो देश में क्रांति होती है। और वहीं अरस्तु सलाह देते हैं कि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था तभी कायम होगी जब देश का मुखिया, देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, किसी भी देश का हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं करता है, सही पॉलिसी आर्थिक क्षेत्र में नहीं बनाता है, तो उसका विद्रोह होगा और लाख ककाना है। तब उस राजा का या उस प्रधानमंत्री का, उस राज व्यवस्था के हेड का अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति होता है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री होता है, उसको लाख के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत उसे बाहर कर दिया जाता है और कर देना चाहिए जब वो जनता के कल्याण के लिए नहीं है। तो इसी बात को लेकर के भारतीय इतिहास के विकास में संत गुप्त मौर्य ने कहा था कि जो जनता का इस हमारे इस वीडियो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को जरूर पढ़िएगा। अर्थव्यवस्था को वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था कि राजा को प्रतिदिन जनता का ख्याल रखना चाहिए। अगर राजा जनता का कल्याणकारी ख्याल नहीं रखता है तो वह राजा जनता का कोपभाजन बन करके मिट जाएगा। इसलिए हमारे इस वीडियो को जो इस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जरूर पढ़िए। कलेक्टर और आईएएस बन करके, आईपीएस बन करके कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को जनता के बीच में जरूर लेके जाइएगा और राजनीतिक संस्थाओं में इस बात का जरूर आप उनको सलाह दीजिएगा कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स को भी बढ़ावा दिया जाए, अन्यथा देश में कभी विद्रोह और क्रांति हो सकती है। इसीलिए तो इसको शामिल किया गया है आईएएस के सिलेबस में। आइए अब आगे चलते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र संसाधनों और वस्तुओं का लोगों में इष्टतम आवंटन, ऑप्टिमल एलोकेशन पर बल देता है। मतलब इष्टतम कहता है कि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था अगर लोगों को लाभ नहीं पहुंचाया, अगर कोई अर्थव्यवस्था लोगों को भौतिक लाभ नहीं पहुंचाया तो वह जो है समाज जो है पीछे हो जाता है। इसीलिए कल्याणकारी अर्थव्यवस्था साधनों और वस्तुओं का, साधन जो होते हैं, साधनों और वस्तुओं का लोगों में जो सरकार चुनते हैं, लोगों में इष्टतम आवंटन डिमांड, इष्टतम डिमांड, ऑप्टिमल एलोकेशन एलोकेट करता है, एलोकेशन। जैसे आप कलेक्टर बनिएगा तो शब्द आपको मिलेगा। जब आप कलेक्टर बनिएगा तो केंद्र में रहिएगा,
तो राज्य से आवंटन मांगिएगा कि आवंटन मांगो हमसे, हम देंगे। अगर राज्य में रहिएगा तो केंद्र में इष्टतम के लिए ऑप्टिनल एलोकेट करिएगा। किसी भी क्षेत्र में यह शब्द भूले न पावे, कलेक्टर बन के इष्टतम और ऑप्टिनल एलोकेशन सबको याद रखिएगा। कभी भी किसी नेता को सलाह दीजिएगा तो कहिएगा लोगों में इष्टतम आवंटन की आवश्यकता है, अन्यथा इष्टतम आवंटन को अगर छोड़ दिया जाएगा तो जिले में विद्रोह हो सकता है, जिले में विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकती है। तो आप अच्छे जो है अधिकारी बनने के लिए एक एक शब्दों पर आपको रिसर्च करना चाहिए। इसीलिए मैं आप पर इस शब्दों पर प्रकाश डालता हूं कि आप कम कम शब्दों में समझें और इसको पढ़ करके सफल हों और कलेक्टर और एसपी की परीक्षाओं में, मानो आईएएस की परीक्षाओं में सफल हो जाए। समाज कल्याण के लक्ष्यों को सुनिश्चित किया सके, यह प्रत्यक्ष रूप से आय के वितरण और सामान्य जन की भलाई से संबंधित है। यह अर्थव्यवस्था, कौन अर्थव्यवस्था? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, सामान्य जन की भलाई, सामान्य जन की भलाई से संबंधित है, सामान्य जन की भलाई से संबंधित है, सामान्य जन की भलाई से संबंधित है। ठीक है। जिस अर्थव्यवस्था से कुछ चुनिंदों लोगों की भलाई होती है वह अर्थव्यवस्था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था नहीं होती है। जिस अर्थव्यवस्था से सबकी भलाई होती है वही अर्थव्यवस्था जो है सामान्य अर्थव्यवस्था, वही अर्थव्यवस्था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होती है। तो ये आप समझ लिए कि पंचम, चौथा, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। और अब हम आपको ले चलते हैं कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि यदि सभी उपभोक्ता सभी उत्पादक तथा नियोजक उत्पादन के साधनों का इष्टतम रूप में आवंटन किया जा सके, इष्टतम रूप में आवंटन किया जा सके तो समाज का अधिकतम कल्याण किया जा सकता है। तो समाज में अधिकतम कल्याण किया जा सकेगा। ठीक है। तो मैं आपको बता दिया यही कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है जो है। अब हम आपको ले चलते हैं अब हम आपको ले चलते हैं कि जो है आपने अब पढ़ लिया कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या हुए। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो है तीन जो है आपको पहले पढ़ा दिए थे। एक प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, आज पढ़ाए हैं चतुर्थ क्षेत्रक, पंचम क्षेत्रक। और उसके बाद आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक कल्याण अर्थव्यवस्था का कल्याणकारी सिद्धांत।
तो अर्थव्यवस्था का कल्याणकारी सिद्धांत। अब हम पढ़ाएंगे, आपको बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि आर्थिक संरचना, स्ट्रक्चर क्या है। आज संरचना माने कैसे कैसे अर्थ की व्यवस्था बनती है। तो आर्थिक संरचना, आर्थिक संरचना, संरचना जिस तरह से मां के गर्भ में एक बच्चा जो है, बच्चे का संरचना 9 माह 8 माह में होता है, तो एक दिन 9 माह के बाद एक छोटे से चीज जीन के से होते हुए और जो है सेल से होते हुए एक देह की रचना होकर बच्चा की पैदाइश होती है। ठीक उसी तरह से अर्थ की संरचना में उसी तरह से माइक्रो सूक्ष्म चीजों की आवश्यकता है। तो आइए हम लोग आर्थिक संरचना पर थोड़ा विचार करें और इसे अपने जेहन में लाएं और इसे समाज देश में लागू कर आईएएस बन के लागू कराने की चेष्टा करेंगे। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, आ जाइए, किसी भी देश की राष्ट्रीय, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एक विशेष अवधि में, एक विशेष अवधि में, एक विशेष अवधि में किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एक विशेष अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, उत्पादित अंतिम वस्तुओं, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवा की मात्रा की मौद्रिक माप है। सेवा की मात्रा की मौद्रिक माप है, मौद्रिक माप है। आइए इसको भी हम क्लियरफाई करते हैं। किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है और एक विशेष अवधि में, जैसे मान लीजिए मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक, अप्रैल 2021 तक, इसी अवधि में देश में कितना इनकम हुआ और उत्पादित अंतिम वस्तु कितनी थी। कोई भी उत्पादित वस्तुएं हुई वो अंतिम, चाहे 10 मैट्रिक टन, चाहे 1 करोड़ 1000 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ, तो उसमें से कितना राष्ट्रीय आय बचा, कितना उसमें खर्चे उड़ते हैं, सब छांट उड़ करके जो शेष बचता है राष्ट्रीय आय में जाता है और विशेष हो गया अंतिम वस्तुओं। और जो सेवा की जाती है, जिसमें कलेक्टर है, एसपी है, नौकरी वाले हैं और सब हैं, टेलीफोन है, टेलीविजन है, अन्य जितने सेवा के माध्यम हैं, सबकी उसमें से लागत को निकाल जो दिया जाता है उसको निकाल लिया जाता है, वही राष्ट्रीय आय है। इसी को मौद्रिक रूप से मापने की जो व्यवस्था है वही आर्थिक संरचना का निर्माण करती है, वही आर्थिक संरचना का निर्माण करती है, वही मौद्रिक माप है। उनके मुद्राओं का मापन किया जाता है कि इस देश में कितनी मुद्राएं जो है सब चीज छांटने के बाद, माइनस करने के बाद बची है, वही उनकी राष्ट्रीय आय है, वही उनकी आर्थिक संरचना को बताता है। अब आइए जो घरेलू उत्पाद से ज्ञात की जाती है, जो घरेलू उत्पाद से ज्ञात की जाती है, जो घरेलू उत्पाद से ज्ञात की जाती है राष्ट्रीय आय की संरचना, राष्ट्रीय आय की संरचना, राष्ट्रीय आय की संरचना विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों से, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित
जो है क्षेत्रों के योगदान से स्पष्ट होती है। संबंधित क्षेत्रों के योगदान, संबंधित क्षेत्रों के योगदान से स्पष्ट होती है, स्पष्ट होती है। हो गया। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एक विशेष अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं की मात्रा की मौद्रिक माप है। इसी माप से मापा जाता है कि राष्ट्र की आर्थिक संरचना में राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय हुई तो आर्थिक संरचना हो रहा है। और अगर देश को आय नहीं हुआ, इनकम नहीं हुई, तो आर्थिक संरचना नहीं हो रही है। जिस तरह से मां के गर्भ में जो है, मां के गर्भ में जो है बच्चेदानी में जो सेल है एक देह के रूप में, पार्ट के रूप में विकास करते हैं, 10 माह में निकल जाते हैं और हम और आप बाहर आते हैं। उसी तरह से किसी भी राष्ट्रीय और विशेष अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं की मात्रा धीरे धीरे अगर बढ़ती है और इनकम दिखती है इस पीरियड में, तो माना जाएगा आर्थिक संरचना हो रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है। अगर ये सब क्रियाएं नहीं हो रही है, मौद्रिक माप 0 होती है, तो समझिए आर्थिक कंस्ट्रक्शन, आर्थिक जो है आर्थिक संरचना जो है वह नहीं हो रही है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, मानो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल 0 है, 0 है। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि आर्थिक संरचना के विषय में। और आर्थिक संरचना जिस देश में नहीं होगी, उस देश में कभी भी कोई जो है समाज हित के लिए काम नहीं किया जा सकता है। अब आइए, अब एक चीज, ये आर्थिक संरचना का एक बिंदु हमने बता दिया। अब आइए आर्थिक संरचना में दूसरे बिंदु पर आपको प्रकाश डालते हैं कि आर्थिक संरचना कैसे होगी। अतः सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में विभिन्न, या राष्ट्रीय आय में विभिन्न, राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को, राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को, क्षेत्रों के योगदान को राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहते हैं। राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना करते हैं। आर्थिक संरचना कहते हैं। आप समझ जाइए, हम आपको पहले ही बता दिए और ये भी बता रहा है। सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, इन क्षेत्रों से अगर घर में कोई प्रोडक्शन हो रहा तो, और राष्ट्र में आय विभिन्न क्षेत्र आय में विभिन्न क्षेत्र अपना योगदान दे रहे हैं, तो यही राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहते हैं। अगर सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान नहीं है, तो राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना यानी अब जन्म नहीं हो रहा है। यही आपको पढ़ना है। अगर कलेक्टर बनिएगा, अगर वित्त विभाग आपको मिल जाए, तो अपने वित्त मंत्री को कहिएगा कि ये श्रीमान जी, भारत में राष्ट्रीय आर्थिक संरचना का तो कहीं नामो निशान नहीं हो रहा है, कैसे आर्थिक संरचना को बढ़ावा दिया जाए। वो मंत्री बोलेगा, आप बुद्धि बताइए, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यही तब पढ़िएगा, यही काम में आएगा। और उस मंत्री को आप बताइएगा कि यही राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना ऐसे ऐसे होगी। और जब राष्ट्रीय आर्थिक संरचना में बढ़ावा मिलेगा तो देश तरक्की में जाएगा, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाएगा, नहीं अर्ध विकसित और पिछलग्गू देश हो जाएगा। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए मैं बता दूं, उदाहरण के लिए भारत की आर्थिक संरचना, उदाहरण के लिए भारत की आर्थिक संरचना, आर्थिक संरचना, आर्थिक संरचना, प्राथमिक क्षेत्र, अब मैं आपको पढ़ा भी दिया था, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, जो अभी आंदोलन चल रहा है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र। अभी जो देश में कृषि की उपेक्षा की जा रही है, यह देश जो है कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। इस देश में, भारत में अगर कृषि की उपेक्षा जो ही शासन करेगा वो कभी अपने देश की तरक्की नहीं करेगा, यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को भूख से मार देगा। यही उदाहरण के लिए भारत की आर्थिक संरचना का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। अगर कृषि को कोई नजरअंदाज करता है तो उस देश के साथ खिलवाड़ करता है, इसलिए भारत की आर्थिक संरचना को बिगाड़ता है। इसलिए कृषि को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही साथ द्वितीय क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या गौण क्षेत्र, इसको गौण क्षेत्र भी कहते हैं। गौण क्षेत्र, अगर प्राथमिक क्षेत्र कृषि को जिसने छेड़छाड़ किया वह खुद छेड़छाड़ के फेरे में पड़ जाएगा। इसीलिए कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए, तभी भारत की आर्थिक संरचना का निर्माण हो सकता है। अन्यथा कोई माई का लाल नहीं है कि जो भारत को बर्बादी होने से बचा ले। और द्वितीय क्षेत्र गौण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र या गौण क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र जो है, तृतीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र जो है प्रशासनिक और सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों के योगदान से निर्मित है। यानी कहने का मतलब ये, हमारे भाई, हमारे बाबू, हमारे समाज के लोग, अगर प्राथमिक क्षेत्र अगर सही नहीं हुआ तो न द्वितीय क्षेत्र क्लियर होगा, न तृतीय क्षेत्र क्लियर होगा, न चतुर्थ क्षेत्र क्लियर होगा, और न पंचम क्षेत्र का जो है संरचना होगी, और न कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। तो आप सोच लीजिए कि यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों, उन व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जो दूसरे की सेवाओं के लिए, दूसरों के कल्याण की बात सोचते हैं। उनके लिए टॉपिक, आर्थिक संरचना का टॉपिक बहुत बड़ा चीज है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं उन विद्यार्थियों से जो इस टॉपिक को अपने जेहन में रखें, जब कलेक्टर और आईएएस बनेंगे तो ये कृषि को नहीं भूलेंगे। आज अभी भी अगर प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वानिकी, मत्स्य उत्खनन और खनन अगर को बंद कर दिया जाए तो भारत कटोरा लेकर के पूरे दुनिया में भीख मांगेगा और इसको कोई भीख भी नहीं देगा। हाँ, तो इसलिए प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है, कृषि से अगर भारत को के साथ, कृषि के साथ जो कौम खिलवाड़ करता है वह खुद मदारी नहीं, वह खुद मदारी नहीं, केवल एक तमाशागीर बन के रह जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक से हम आपको जो है बहुत सारा ज्ञान दिए, और अगला जो चीज है जो है आपको जो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और बता दें, तब अगला चीज आगे बताएंगे। तो ये आप जान गए कि आर्थिक संरचना में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर प्राथमिक क्षेत्र कृषि का अगर नहीं रहे तो विनिर्माण भी नहीं हो सकता है, द्वितीय क्षेत्र जो है विनिर्माण भी नहीं हो सकता है, सेवाएं भी नहीं दी जा सकती है, आर्थिक कल्याण व्यवस्था नहीं हो सकती है, और आर्थिक संरचना का जन्म भी नहीं होगा। और बात है तो छोड़ दीजिए, अब आते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। अब आइए संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन। क्या संरचनात्मक परिवर्तन भाई? स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, CHANGE, चेंज। क्या भाई? चेंजेस,
स्ट्रक्चरल चेंजेस, संरचनात्मक परिवर्तन। समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, समय के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था राष्ट्रीय आय में तथा राष्ट्रीय आय में तथा राष्ट्रीय आय में तथा राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में, विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में, विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में अंतर्दृष्टि हो सकता है। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि हो सकता है, अंतर्दृष्टि हो सकता है। अतः राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान में, अतः राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों, राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में सापेक्षिक परिवर्तन, सापेक्षिक परिवर्तन, रिलेटिव चेंज संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। रिलेटिव चेंज संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आई इसको समझना आपको इसलिए जरूरी है कि ये कहां से शब्द आ गया, संरचनात्मक परिवर्तन। ये कहना है समय जैसे बदल रहा है, समय के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में अगर अंतर्दृष्टि रखा जाए, अंतर करके कंपैरेटिवली रखा जाए, तुलना की दृष्टि से रखा जाए, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में सापेक्षिक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम हैं तो हमारी जो है प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि है, तो कृषि को नहीं छोड़ेंगे, इसमें गौण क्षेत्र को भी लाएंगे, इसमें जो है सेवाओं को भी लाएंगे, इसमें विनिर्माण को भी लाएंगे और इसमें उत्पादन के नए तरीके ढूंढेंगे, तो हमारे आर्थिक संरचना में परिवर्तन हो सकता है और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और वही घिसी की पीटी व्यवस्थाएं को लागू करो, तोड़ो फोड़ो मरोड़ो, तो उसे आर्थिक संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए अपने माँ और बाप को नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितना ही परिस्थितियां खराब हो। अपने माँ और बाप को नहीं भूलना चाहिए, चाहे जितना ही परिस्थितियां क्यों न खराब हो। उस परिस्थितियों का सामना करके माँ बाप का सेवन करना चाहिए। ठीक उसी तरह से हमने देश की रीढ़ की हड्डी है कृषि। कृषि से 49% रोजगार मिलते हैं देश के। कौन ऐसा सेक्टर है जो भारत के पूरे जनसंख्या का 49% रोजगार देता है? जरा कोई माई का लाल बता दे हमको कि कोई एक सेक्टर हो जो भारत के पूरी आबादी का 49% रोजगार देता हो। यही कृषि सेक्टर ऐसा है जो भारत के पूरी जनसंख्या को 49% रोजगार देता है। इसी पर सभी लोग आधारित हैं। इसी 49% में बकिया 51% जीते हैं। अगर ये 50% ना रहे तो चुनिंदे लोगों की क्या हालत होगी जो आजकल सिक्के बटोरने में लगे हैं। जिस तरह से मौर्यों के अंतिम राजा घननंद ने जब केवल मुद्रा बटोरने का काम किया तो उसका सर्वनाश हो गया, उसी तरह से जो भी सरकारें हो, किसी भी व्यवस्था की हो, चाहे अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की हो, चाहे संसदात्मक शासन प्रणाली की हो, चाहे साम्यवादी शासन प्रणाली की हो, जो केवल अपने निजी खजाने की बात रखती है, उसी घनानंद शासन की तरफ से वह मर जाएगी और वह सरकार निकम्मी साबित हो जाएगी। इसलिए आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन को
उस वह परिवर्तन कहते हैं जिसमें मूल चीज को रखते हुए अन्य क्षेत्रों का सहयोग लेकर आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन कर लेना ही संरचनात्मक परिवर्तन है। और यही हम अपनी आज का यह वीडियो साहब रघुवर प्रसाद, आज आपका वीडियो आर्थिक संरचना को समाप्त करते हैं। और कल पढ़ाएंगे आपको हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। कल हम पढ़ाएंगे आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। धन्यवाद। इसे जरूर पढ़िए, मनन करिए और इसे पीएचडी करिए और आईएएस बनने का ख्वाब को पूरा करिए। और ऐसा कोई बात नहीं है कि जो आईएएस बहुत कठिन होती है, केवल मन ही दुर्बल हो जाता है, इसलिए लोग सफलता नहीं पाते हैं। और सफलता सबको नहीं मिलती है क्योंकि सफलता सब लोग पाने के लिए दिल से लगे नहीं रहते हैं। सफलता उनको मिलती है जो हमेशा दिल से इस परीक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। इसीलिए मैं आपको यह ज्ञान देकर यहीं पर अपना वीडियो क्लोज करता हूं। धन्यवाद।